चलिए, तो कल हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हमने दो प्रकार की पढ़ी थी, उनके बारे में जाना था। पहली प्राकृत संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं या इनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, जैसे 1 2 3, एक आम, 2 टेबल या अन्य कुछ भी गिनने में किया जाता है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं हैं 0 1 2 3 अनंत तक। चलिए आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? किसी संख्या रेखा पर शून्य के दाईं तरफ, शून्य से दाईं तरफ और शून्य के दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं +1 +2 +3 और शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चौथी परिमेय संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर, वे सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, जिसमें 2 से पूरी तरह भाग जाता हो, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हो या ऋणात्मक संख्याएं, सभी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2 4 6 8 सभी धनात्मक संख्याएं और ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 सभी ऋणात्मक संख्याएं जिसमें 2 से भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रकार विषम संख्याएं। वे सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं, याद रखिए ऋणात्मक भी और धनात्मक भी, सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 और ऋण की सभी जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, धन 1 3 5 7 और अनंत तक जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। चलिए अगला नंबर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण लिया हमने 4। 4 में किस किस से भाग जाता है? 1 से जाता है 4 बार, 2 से जाता है 2 बार और 4 से जाता है 4 बार। तो 4 में कुल कितनी संख्याओं से भाग जाता है? 1 2 और 4 से, मतलब 4 में 2 से अधिक 3 संख्याओं से भाग जाता है। अगला उदाहरण 6। 6 में 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है और 6 से भाग जाता है, अर्थात 6 में 1 2 3 6 4 संख्याओं से भाग जाता है। तो 6 भाज्य संख्या है। 8 में 1 2 4 और 8 से भाग जाता है। 10 में भी 1 2 5 और 10 से भाग जाता है। चलिए एक छोटा सा एक नोट से इम्पोर्टेंट है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जैसे इससे छोटी 3 है, अभाज्य संख्या है। 3 में केवल 1 का और 3 का भाग जाता है। इससे छोटी 2 में केवल 1 का और 2 का भाग जाता है। जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें या जिनमें केवल 2 संख्याओं से ही भाग जाता है। एक संख्या स्वयं और दूसरी संख्या 1 से भाग जाता है। अभी हमने देखा था 3 अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 1 से और स्वयं संख्या 3 से भाग जाता है। दूसरी संख्या 3 और भी संख्याएं हैं
5, 5 में केवल 1 से और 5 से भाग जाता है। 7, 7 में 1 से और 7 से भाग जाता है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए एक छोटा सा नोट्स लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। याद रखने वाली बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, दो ही सबसे छोटी सम भी है 2 और अभाज्य भी है, तो इसको बोलेंगे दो ही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये इसके उदाहरण है, 2 में केवल 1 से 2 बार भाग जाता है और 2 से 1 बार भाग जाता है। इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता। 3 में 1 से और 3 से भाग जाता है। और भी अभाज्य संख्याएं दी है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम अभाज्य संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। इसकी परिभाषा है ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF कितना हो, 1 हो, जिनका HCF 1 हो, अथवा उन दोनों में सम्मिलित रूप से एक के अलावा किसी और से भाग ना जाता हो। उदाहरण है 4 और 5। 4 और 5 का हम यदि HCF लेंगे, महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 4 और 5 में दोनों संख्याओं में केवल 1 से ही भाग जाएगा। 1 का भाग 4 में जाएगा और 1 का भाग ही 5 में जाएगा। 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। दूसरा जोड़ा लेंगे 8 और 9। यहाँ देखते हैं 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम या अभाज्य संख्या लेंगे। 8 यहाँ पर सम है और 9 यहाँ पर विषम संख्या है, तो 2 लगातार संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगली हेडिंग जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसको हम ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा देख लेंगे, ऐसी 2 संख्याएं, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे 5, 3 और 5। 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य। इनके बीच आने वाली संख्या कौन सी है, 4। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 5 और 7, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य। 5 और 7 के बीच आने वाली संख्या एक ही है, 6, और वह कैसी है, सम संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए और भी उदाहरण है 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, 1 से 100 तक केवल 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक केवल कितनी संख्याएं होती हैं, 8। ये ऊपर लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है गुणनखंड। गुणनखंड या फैक्टर, किसी संख्या को छोटी संख्याओं में तोड़ देना उसके गुणनखंड कहलाते हैं, और उसी संख्या को सभी अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 12, एक संख्या दी है हमें 12, जिसके हमने गुणनखंड निकाले हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 12 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, छोटे रूप में 3 गुणा 4 12। 12 को लिख सकते हैं 6 गुणा 2 बराबर 12, और 1 गुणा 12 बराबर 12।
तो ये उसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पर 6 अभाज्य नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है। चलिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर 2, 2 और 3, ये 3 अंक आए हैं 3, और ये तीनों कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है विभाजक। विभाजक क्या होते हैं? किसी संख्या में भाग जाने वाली सभी संख्याएं विभाजक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने 18। 18 में कौन कौन सी संख्याओं से भाग जाता है? 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है और 18 स्वयं से भाग जाता है। इसलिए यहाँ 18 की विभाजक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी 18 की विभाजक संख्या होगी। यदि हमने क्वेश्चन में लिखा है कोई दूसरा विकल्प दे दिया 18, 6, 9 और 18, तो निम्न में से कौन सी 18 की विभाजक संख्या नहीं है? तो 18 में किस संख्या से भाग नहीं जाता है? 8 से, 6 से जाता है, 9 से भी जाता है और 18 से भी जाता है, 8 से भाग नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है त्रियक संख्याएं, ट्रिपलेट नंबर। ऐसी तीन संख्याएं जिनमें से दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, या इसको हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को लागू करती हैं त्रियक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 3, 4 और 5। पहला उदाहरण है 3, 4 और 5। इसको हम देख सकते हैं 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 9 और 16 दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। 9 धन 16 बराबर 25, 5 के वर्ग 25 के बराबर है। अगली उदाहरण है इसमें 12 5 से बनते हैं 13, 15 8 से 17, 24 7 25, 20 21 से 29। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली डेफिनेशन, समझते हैं इसको। प्रतिलोम संख्याएं। प्रतिलोम संख्याएं, इनको हम व्युत्क्रम संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। किसी संख्या के अंश एवं हर आपस में पलटने पर बनने वाली संख्या व्युत्क्रम या प्रतिलोम संख्या कहलाती है। इसको हम प्रतिलोम संख्या या व्युत्क्रम संख्या कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। 3/4 का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा? तो 3/4 का हमने पढ़ा अभी कि अंश और हर को आपस में बदलते हैं। अंश हर में पहुंच जाएगा और हर अंश में। तो 3/4 का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3। चलिए अब हम प्रतिलोम को डिफाइन करेंगे। प्रतिलोम दो प्रकार के होते हैं। पहला युज्य प्रतिलोम। युज्य प्रतिलोम से हमें योग की अनुभूति होती है। युज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या, यहाँ पर संख्या लिखना है, एक ऐसी संख्या जिसे प्रारंभिक संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो, वह उस संख्या का युज्य प्रतिलोम कहलाता है। उदाहरण देखेंगे
एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लें। एक ऐसी संख्या जिससे प्रारंभिक संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो, वह उस संख्या का युज्य प्रतिलोम कहलाता है। एग्जाम्पल उदाहरण लिखा है 5 का युज्य प्रतिलोम। तो 5 में क्या जोड़ दें कि हमें शून्य प्राप्त हो? तो 5 में हम जोड़ेंगे क्या? ऋण 5। तो 5 धन ऋण 5 बराबर 5 में से धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा। 5 में से 5 घट जाएंगे, बराबर बचेगा 0। तो 5 का युज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऋण 5। इसी तरीके से एक भिन्न दी है 4/5 का युज्य प्रतिलोम। यहाँ पर युज्य प्रकार पढ़ रहे हैं युज्य प्रतिलोम। तो युज्य में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। तो 4/5 में क्या जोड़ दें? तो 4/5 में ऋण 4/5। तो 4/5 धन ऋण 4/5, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 4/5 ऋण 4/5। उसी संख्या में से वही संख्या घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। तो 4/5 का युज्य प्रतिलोम ऋण 4/5। अगली डेफिनेशन है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, गुणन से प्राप्त हो रहा है गुणा करना होगा। तो ऐसी संख्या जिसका प्रारंभिक संख्या में क्या किया जाए? गुणा, और गुणा करने पर क्या बचेगा? 1 प्राप्त होना चाहिए या 1 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो 5 में हम किससे गुणा करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 1। तो 5 में गुणा करेंगे 1/5 का। तो 5 से 5 कट जाएगा, गुणा होने पर भाग हो जाएगा, बचेगा 1। तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5। चलिए हम इसको और देखते हैं आगे। अगला उदाहरण दिया है 7/4 का गुणन प्रतिलोम। तो 7/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7 हर में आ जाएगा और 4 अंश में पहुंच जाएगा। तो 7/4 इसमें गुणा करेंगे इसके प्रतिलोम का, तो 4/7 का। गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 4 से 4 में भाग चला जाएगा, 7 से 7 में भाग चला जाएगा, बचेगा 1। चलिए अगला टॉपिक, अगली बात, निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान। निरपेक्ष मान किसी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा उस संख्या का धनात्मक रूप या धनात्मक मान होता है। किसी भी संख्या का हम यदि निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा धनात्मक रूप या धनात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? ऋण 6 का निरपेक्ष मान 6, धनात्मक 6। ऋण 12 का निरपेक्ष मान धन 12। चलिए अगली हेडिंग है बहुलक। बहुलक क्या होता है? पढ़ लेते हैं परिभाषा। किसी संख्या समूह में जिस संख्या का उपयोग सर्वाधिक बार किया जाता है वह उस समूह का बहुलक कहलाती है। उदाहरण, एक संख्या समूह दिया है 6, 16, 18, 22, 29, 15, 6, 18, 29, 18, 22, 18। संख्या को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सभी 12 संख्याएं हैं। अब इसमें बहुलक क्या है? तो पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं क्रम अनुसार। 6 सबसे छोटी संख्या, 6 लिख लिया। फिर इसके बाद कौन सी है? 15 को लिख लिया। फिर लिखा हमने 16, फिर इसके बाद है 18 के बाद 22, और यहाँ पर 22 के बाद एक मान और दिया है 29। अब हम गिन लेते हैं कि इसमें 6 कितनी बार आया है। 6
1 2 2 बार। 15 कितनी बार आया है? एक बार ही आया है। 16 कितनी बार आया है? एक बार ही आया है। 18 1 2 3 4, 18 4 बार। 22 1 2 2 बार आया है। और 29 1 2 2 बार 29 आया है। अब हम आंकड़ों को गिन लेते हैं तो संख्या बराबर आना चाहिए। 6 2 बार आया है। 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12। आंकड़े सही हैं। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो 18 सबसे ज़्यादा 4 बार आया है। सर्वाधिक बार 18 आया है, यही बहुलक है या यही बहुलक होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है जातीय मान। जातीय मान क्या है? इसको हम लोकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। किसी भी अंक का जातीय मान मतलब उसकी जाति या जातीय मान स्वयं वह अंक ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या ली 14,252 में 4 का जातीय मान क्या है? तो 4 की जाति क्या है? तो 4 की जाति स्वयं 4 ही है। तो इसमें 4 का जातीय मान क्या होगा? 4। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान की परिभाषा है किसी अंक का स्थानीय मान उसके जातीय मान एवं उसके स्थान के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए उदाहरण है 36,460 में 3 का स्थानीय मान। तो 3 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 का जातीय मान कितना है? 3। और उसका स्थान कौन सा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जातीय मान में और उसके स्थान के गुणनफल के बराबर होगा। तो 3 में गुणा करेंगे 10,000 का, उत्तर आ जाएगा 30,000। ये आंसर है। धन्यवाद।